बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पंक्रियाज। तो देखिए हमारे सामने ये पंक्रियाज का पूरा डायग्राम बना हुआ पड़ा है। पंक्रियाज एक ग्लैंड है जिसके पास दोनों सलाइतें हैं। ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। आइए जानते हैं इसके पास ऐसे क्या है जो कि एंडो भी है, एक्सोक्राइन भी है। तो देखिए पंक्रियाज जिस सेल्स का बना हुआ है उन सेल्स में कुछ फर्क है। कुछ सेल्स एंडोक्राइन के तौर पे काम करते हैं, कुछ सेल्स एक्सोक्राइन के तौर पे काम करते हैं। आप देख लीजिए कि एक बंच ऑफ सेल्स है, एक टिश्यू है, इसके अंदर बंच ऑफ सेल्स है। इसको मैंने बाहर निकाल करके जूम करके बड़ा करके आप उनके सामने पेश कर दिया। देख लीजिए ये बना हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये वाले सेल्स हैं इकट्ठे नज़र आ रहे होंगे पूल की शक्ल में, 1 2 3 4 इस तरह बहुत से होंगे। उन सेल्स में इन सेल्स ने कुछ और सेल्स को घेरे में लिया हुआ है। सेंटर में देखिए कुछ और सेल्स है। ये जो रेड कलर में सेंटर में नज़र आ रहा है, ब्लैक और रेड कलर में, इससे मुराद इसके सेंटर में 2 और तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो इस बुनियाद पे ये जो शेडो पे पड़े हुए पूल की शक्ल में मौजूद सेल्स है उन सेल्स को एसिनार सेल्स कहते हैं। ये एसिनार सेल्स है, सेल्स है यानी एक सेल नहीं है। अब एक सेल मत समझे, देखिए हर सेल का न्यूक्लियस दूर से नजर आ रहा है, इसी मुराद ये बंच ऑफ सेल्स है, एसिनार सेल्स है, एसिनार सेल्स है। तो ये एसिनार सेल्स ने सेंटर में कुछ और सेल्स को घेर लिया है। उन सेल्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अभी हाइलाइट से मुराद जजीरा ऑफ लैंगरहैंस एक साइंसदान का नाम है। एक साइंसदान था जिसने सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लिया कि यहाँ पे पंक्रियाज के अंदर जो सेल्स मौजूद है उन सेल्स के सेंटर में कुछ और सेल्स, कुछ अलग से शक्ल की सेल्स मौजूद है। उस साइंसदान ने इसको नाम दिया हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस। अभी हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस और एसिनार, इसी मुराद हमारे पास ये 2 तरह की सेल्स हैं। जो एसिनार सेल्स हैं सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये वाली जो सेल्स हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करते हैं। बात नोट कर लें, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ ग्लैंड्स एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, एंजाइम्स खारिज करते हैं। कुछ ग्लैंड्स हार्मोन्स खारिज करते हैं। वो वाले ग्लैंड जो हार्मोन्स खारिज कर रहा हो, फिर उसी हार्मोन्स को एक खून के रग के जरिए एक टारगेट पहुंच रहा हो तो उसको नाम दिया गया हार्मोन्स। हार्मोन्स तो ये वाला जो ग्लैंड्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेंटर में जो पड़े हुए हैं ये हमारा एंडोक्राइन का पार्ट्स है। जो बाहर से पड़े हुए हैं ये एंजाइम्स खारिज करते हैं, ये एक्सोक्राइन का पार्ट्स है। तो यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो ये भी देखिए ये वाले जो सेल्स है, अगर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यहाँ से हार्मोन्स खारिज हुए तो वो हार्मोन्स कौन से होंगे? इंसुलिन होगा और ग्लूकागॉन्स होगा। इसको हार्मोन्स का नाम दिया गया इंसुलिन ग्लूकागॉन्स। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे खारिज हो जाते हैं तो ये इस पाइप के ज़रिए नहीं बल्कि इन खून के रगों, जो नहीं कि बहुत से खून के रगे आए हुए हैं, इन खून के रगों के ज़रिए जाते जाते खून में हेड हो जाते हैं। खून की मदद से फिर एक टारगेट एरिया तक चले जाते हैं। तो ये एक पहचान है एंडोक्राइन का। तो इससे मुराद ये एंडोक्राइन का पार्ट्स है। ये वाले जो सेल्स है यहाँ से जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स खारिज होते हैं तो ये एंजाइम्स इस पाइप के ज़रिए, जिसका नाम क्या है? पंक्रियाटिक डक्ट। इस पंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए इंटेस्टाइन के पास आ जाते हैं। ड्यूडेनम से गुजरते हुए इंटेस्टाइन के पास आ जाते हैं। तो ये है फर्क। हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सेल्स है। टॉपिक हमारा पंक्रियाज है। पंक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन सेल्स हैं पंक्रियाज के वो 2 तरह के हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर में मैंने शुरू किया हुआ है। इन्हीं से मुराद अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। जो बीटा सेल्स है उनसे इंसुलिन खारिज होते हैं, जो अल्फा सेल्स है उनसे ग्लूकागॉन्स खारिज होते हैं। तो ये नोट कर लें, ये वाले जो सेल्स हैं ये मिकदार में ज़्यादा हैं और ये वाले जो सेल्स हैं मिकदार में कम है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स। कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है तो जितने भी हार्मोन्स खारिज होते हैं उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ और भी ज़रूर होंगे।
तो ये भी जो दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स खारिज होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। थायराइड से थायरॉक्सिन को खारिज करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आते हैं। और इसी तरह एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। बात मानते हैं वहाँ भी काम करते हैं, मगर इन दोनों का काम पंक्रियाज के ऊपर भी है। ये बात नोट कर लें। ये दोनों जब इस खून के अंदर इनका लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पे इंसुलिन का बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह तीसरा चीज़ लेवल ऑफ द ब्लड शुगर, खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उस दौरान भी इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें इसके पीछे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। किसको? इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, लेवल ऑफ द ब्लड शुगर्स, ये तीन इसको कंट्रोल करते हैं। फंक्शंस के बारे में, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? डिफ्रेस द ग्लूकोज लेवल बाय, ये ग्लूकोज की लेवल को कम कर देते हैं, नॉर्मल रख देते हैं। इंसानी खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसको बढ़ने नहीं देना किसका काम है? इंसुलिन। क्योंकि जब बढ़ जाता है तो इंसान के लिए जहरीला है, नुकसानदेह है। अभी इसको कंट्रोल करना मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? इंसुलिन के पास ऐसा क्या जादू है कि खून के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर का मिकदार कंट्रोल रखना। इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जैसे इंसुलिन बढ़ जाता है सॉरी जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो इंसुलिन इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वहाँ पे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लाइकोजन हमारे जिस्म का स्टोर शुदा फूड है, खुराक है। हमारे बॉडी में जो खुराक स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के शक्ल में स्टोर हो जाता है। तो इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में ग्लाइकोजन बनाना शुरू हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनने पे खर्च हो जाए, खून के अंदर इसका मिकदार कम हो जाए। दूसरा, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो इस्तेमाल है ये बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा मिकदार में सेल्स इसको तोड़ सके। यानी सेल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट बना देते हैं ताकि वो आसानी से ग्लूकोज को पास करके सेल के अंदर जाए। आप लोगों को पता है जब एक बार सेल के पास शुगर यानी ग्लूकोज चला जाता है उसके पास फिर कौन सा रिएक्ट अख्तियार किया जाता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तीसरा, कन्वर्जन इनटू प्रोटीन एंड लिपिड्स, ग्लूकोज को प्रोटीन और लिपिड में कन्वर्ट कर देना, यानी ग्लूकोज से प्रोटीन और लिपिड का बनना। जब प्रोटीन और लिपिड ग्लूकोज से बन जाएंगे इसी मराद खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल नीचे चला जाता है। चौथा, डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन्स, ग्लाइकोजन हमारे जिस्म में तैयारशुदा खुराक है। जब ग्लाइकोजन टूट जाता है तो इसे ग्लूकोज मिल जाता है। तो ग्लाइकोजन की तोड़ना, इसको डिक्रीज कर देना, इसको कम कर देना ताकि मज़ीद न बढ़ सके, खून के अंदर ग्लूकोज का मिकदार मज़ीद न बढ़ सके। तो इस तरीके से इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज मेलिटस एक अलामत, एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या किया जाता है? फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इस कंडीशन में हमारी बॉडी हो जाता है या बिल्कुल पैदा नहीं होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। इस कंडीशन में इसको फेलियर ऑफ द प्रोड्यूस इंसुलिन तो प्रोड्यूस इंसुलिन, इसका डायबिटीज मेलिटस। बॉडी में इंसुलिन पैदा न हो रहा हो उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इंसुलिन पैदा न होने की वजह से दो तरह की बीमारियां काज की जाती हैं, एक का नाम हाइपरग्लाइसीमिया है, दूसरे का नाम हाइपोग्लाइसीमिया है। अभी समझे, हाइपर, जब भी लफ्ज़ हाइपर आ जाता है इसी मुराद बढ़ जाना, ग्लाइसीमीज ग्लूकोज का लेवल, इमिया से मुराद खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलामात क्या होंगे? शुगर इज एक्सक्रेटेड इन द यूरिन्स, इसका एक अलामत ये है कि इंसान, एक इफेक्टेड पर्सन के पेशाब में ग्लूकोज का ज़्यादा मिकदार में, इसके पेशाब में ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा अलामत, फ्रिक्वेंट यूरिन, बार बार पेशाब आना, इब्नारल ट्रस्ट और रिपीट वेट लॉस। तो ये सारे इसके अलामत हैं। जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज नहीं तोड़ रहा हो तो या ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल रहा है तो बॉडी
कमज़ोर हो जाएंगे। ड्रोसनेस, पेटिगो यानी सुस्ती, थकावट का शिकार हो जाना, डिहाइड्रेशंस जिस्म के अंदर पानी का कम हो जाना, ये सारे इसके अलामात हैं किसके? हाइपरग्लाइसीमिया के। अभी जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, खून के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी खून में ग्लूकोज का मिकदार कम हो जाता है। उसके अलामात, एक्सेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस, इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाएगा, यानी एक बीमारी है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। देखिए इंसुलिन जब ज़्यादा पैदा हो जाएगी तो ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज सेल के पास जाएंगी, वो इसको यूटिलाइज कर जाएंगी और जो ग्लाइकोजन्स के ब्रेकडाउन है ये स्टॉप हो जाएंगी। इसकी वजह से पूरा जिस्म, पूरा जो खून है वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर दिया जाता है। और इसी तरह अपसेट मस्कुलर एंड नर्व्स फंक्शंस, जो हमारे मसल्स काम करते हैं और इसी तरह जो हमारे नर्व्स काम करते हैं ये अपसेट हो जाते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते, यानी कब कपाट तारी हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है। ग्लूकोज हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज का हो तो जितने भी सेल्स है उनको प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रहा हो, तो एनर्जी न मिलने की वजह से वहाँ पे कब कपाट तारी हो जाता है। ब्लड पेट्स लेवल गिट हेड, इसी तरह जिस्म के अंदर जो पेट का लेवल है जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया के बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो सेल्स के बारे में पढ़ा, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स। ये है ग्लूकागॉन्स दूसरा हार्मोन्स जो कि पंक्रियाज खारिज करते हैं एंडोक्राइन के तौर पे। फंक्शंस, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है इसको दोबारा बढ़ा देता है। किस तरह बढ़ा देता है? एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, बिल्कुल इंसुलिन के मुखालिफ काम करता है। जिस तरीके से इंसुलिन काम कर रहा था ये इसके मुखालिफ करते हैं, यानी जो इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की लेवल को हमारे खून के अंदर कम कर देते थे, तो ग्लूकागॉन्स इसको ज़्यादा कर देते हैं। सेम टू सेम जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये इसके अपोजिट किसका काम है? ग्लूकागॉन्स का काम है। इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो यहाँ पे डिक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकागॉन क्या करेगा? डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाए, खून के अंदर ग्लूकोज दोबारा से बढ़ जाए। कन्वर्जन इनटू द प्रोटीन एंड लिपिड्स, यहाँ पे ग्लूकागॉन क्या करेगा? इसके कन्वर्जन को स्टॉप कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज प्रोटीन और लिपिड में खर्च ना हो जाए, खून के अंदर इसका जो लेवल है दोबारा मेंटेन रहे। डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन्स, यहाँ पे ये इंसुलिन का काम है, मगर ग्लूकागॉन क्या करेगा? यहाँ पे डिक्रीज है तो उस वक्त वो इंक्रीज कर जाएगा, ग्लाइकोजन को ज़्यादा मिकदार में तोड़ दिया जाएगा ताकि वो खून में हेड हो जाए ग्लूकोज। तो ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक काम करते हैं इंसुलिन के। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार और कम मिकदार के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह ग्लूकागॉन्स के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ग्लूकागॉन्स इबनॉर्मलिटीज सेम्स टू बी रेयर। ग्लूकागॉन की जो इबनॉर्मलिटीज है बिल्कुल कम आपको मिलती है, बिल्कुल न होने के बराबर। उसका वजह क्या है? क्यों इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाएगा, बाज़ औक़ात कम मिकदार में पैदा हो जाएगा, और ग्लूकागॉन के ऊपर ऐसा असरात क्यों नहीं पड़ते? उसका वजह यह है, ट्यूमर्स ऑन द बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स काज सिक्रेशन ऑफ द एक्सेस ग्लूकागॉन्स। बाज़ औक़ात अल्फा सेल्स में ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर यानी वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में फिर जो ना ग्लूकागॉन्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लूकागॉन्स ज़्यादा मिकदार में खारिज हो जाता है तो ग्लूकागॉन्स ज़्यादा मिकदार में खारिज होने की वजह से हाई ब्लड शुगर लेवल, जिस्म के अंदर शुगर का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब जिस्म के अंदर ब्लड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अल्फा सेल्स के ऊपर जाके अटैक करते, इसको डैमेज करते ताकि वो मज़ीद इसको ग्लूकागॉन को खारिज न कर ले।
तो ये जो बीमारी है हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद वो डील करते हैं, खुद ब खुद इसको कंट्रोल कर लेते हैं। कौन? ग्लूकोगॉन्स जैसे खारिज हो जाता है अल्फा सेल से, अल्फा सेल्स ग्लूकोज लेवल हमारे खून में बढ़ जाता है, वही इसके जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, ये जाके उसी सेल्स को दोबारा डैमेज करते हैं ताकि वो मज़ीद ग्लूकोगॉन को खारिज ना कर सके। तो इस तरीके से ग्लूकोगॉन्स को दोबारा मेंटेन कर दिया जाता है। तो इसके हमारे बॉडी के ऊपर इतनी खास असरात नहीं पड़ते, हम इसको नोट भी नहीं कर सकते इस बीमारी को, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पंक्रियाज के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ बाद में मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।